हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिन लेट के स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आपके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में 2 सेक्शन में आपको डिवाइड किया होता है, जैसे खंड क होता है और यहाँ पर खंड ख होता है। तो मैंने दोनों सेक्शन से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ हेडिंग्स आप किस तरह से लिखोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पूछ देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पूछता है, जिसके अंतर्गत आपको बताना पड़ता है कि जो मानव भूगोल है वह किन किन जगह से किन किन चीज़ों से रिलेटेड होता है। इसमें हेडिंग्स डाल के आप लिख सकते हो, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति का मानवीकरण। जैसे प्रकृतिवाद जो है उसका मानवीकरण कैसे किया गया है, इसको डिफाइन करना होगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव भूगोल क्षेत्र अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि इसमें मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, जैसे आपको पता है कि ज्योग्राफी यानी भूगोल को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक प्राकृतिक भूगोल होता है, एक मानव भूगोल होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको स्पेशली बस इसमें मानव भूगोल का क्षेत्र अर्थ एवं परिभाषा देखना है। परिभाषा आपको जो भूगोलवेत्ता हैं आपके रैडजेल हैं, हमबोल्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा में आप बना के नहीं लिख सकते, उसको एज इट इज लिखना पड़ता है। मानव भूगोल का अर्थ क्षेत्र और परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका विश्व में जनसंख्या का वितरण। ठीक, इसमें जनसंख्या के वितरण में भिन्नता के कारण को भी पूछ सकता है कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है, उसकी क्या वजह है और जलवायु का क्या इफेक्ट होता है। तो उसमें आप हेडिंग्स डाल के टॉपिक्स डाल के, जैसे अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ देता है तो आप जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक डाल सकते हो। अलग अलग टॉपिक जैसे क्वेश्चन में पूछेगा उतना आप डाल सकते हो। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जितना पूछेगा आपको बस उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जितना जो आवश्यकता नहीं होती वो भी डाल देते हैं उसमें, और क्वेश्चन को छोटे वाले क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा देते हैं, बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बच पाता है, जिससे उनका अच्छा नंबर नहीं आ पाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है जननांगीय चक्र। इसमें आपको जनसंख्या से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मिलेंगे इसके अंदर। आप अगर आपके पास बुक परचेस किया होगा आपने तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसंख्या प्रवास कारण एवं प्रकार, यानी कि जनसंख्या प्रवास क्या होता है, कितने वो जनसंख्या का प्रवास किन किन कारणों से होता है और जनसंख्या प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रीय प्रवास, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई करने के लिए या फिर घूमने के लिए, जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये प्रवास होता है। तो ये पूछ सकता है आपसे। फिर आयु लिंक पिरामिड पूछ सकता है, जैसे छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, बड़े बच्चों की कैसे होती है। एज 6 to 0 से लेके 2 साल के बच्चों के बीच की कितनी संख्या है, तो इसको आयु पिरामिड में रखा जाएगा। फिर मानव विकास सूचकांक क्या होता है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपका ये आ सकता है। फिर इसके बाद है आपका मानव विकास के स्तंभ या उपागम क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाणिज्य पशुपालन क्या होता है, जैसे पशुपालन हम करते हैं तो उसको व्यापार के तरीके से किया जाता है, उनका दूध, चमड़ी, ये सब इस्तेमाल होता है व्यापार के लिए, तो ये भी टॉपिक आपका आ सकता है। रोपण कृषि क्या होती है, जिन फसलों को की रोपाई की जाती है वह रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, जैसे आपकी चाय पत्ती हो गई। ठीक है, इसके बाद आपकी कुछ सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई क्या होती है, वाटर एंड हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कुटीर उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, क्योंकि दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ सकता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिवहन। परिवहन से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसमें डाल रखा है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानवीय क्रियाकलाप। तो क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है, जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे उनको नॉर्मली पता ही होगा कि मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं वो उनको 4 से 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक, चतुर्थ क्रिया होती है। प्राथमिक क्रिया में जो कृषि कार्य होते हैं, शिकार करना, वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्रिया में विनिर्माण को रखा गया है, तृतीयक में सेवा क्षेत्र रखा गया है। तो इस टॉपिक को आप देख लें, इन तीनों टॉपिक में से आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला आपका नगरों का पर्यावरण संबंधी विशेषताएं, यानी कि नगरीकरण का पर्यावरण से क्या संबंध है, उसकी क्या विशेषता है,
इसमें आपको ये टॉपिक कवर करना होगा। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है। जैसे हमारे जीवन पर हमारी संस्कृति का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है, इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, तो ये टॉपिक आप इसमें देख लेना। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो गांव के अगल बगल जो बस्तियां बसी हुई होती हैं और जो नगरों के पास में बस्तियां बसी हुई होती हैं, उसकी परिभाषा पूछा है कि किस प्रकार की इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये बस्ती किस प्रकार की बस्तियां होती हैं, इसको आपको डिफाइन करना होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण और नगरीय अधिवास में क्या अंतर होता है। तो जैसा आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ग्रामीण एरिया कैसा होता है और नगरीय एरिया कैसा होता है। ग्रामीण जो होता है स्पेशली कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं और पशुपालन वगैरह करते हैं। नगर जो होता है वो व्यवसाय में अपना लगा होता है, उद्योग धंधे में लगा होता है। तो इन दोनों के अधिवास में क्या अंतर होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव की बस्तियाँ कैसे दूर दूर होती हैं और नगरों में कैसे सघन जनसंख्या निवास करती है। तो इन दोनों के अधिवास में डिफरेंस आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नगरीकरण का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी नगरीकरण से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसमें आपको डिफाइन करना है। तो जब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप उसमें हेडिंग करके लिख सकते हो आगे, जैसे क्वेश्चन से ही आप हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी को हेडिंग कर दो और उसके अंदर आप कुछ लिखो, एक भी क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। तो नगरीकरण का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, इसको आप हेडिंग कर सकते हो और हेडिंग करके उसके अंदर आप लिख सकते हो कि बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे पर्यावरण जो होता है दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और सघन जनसंख्या हो जाती है। इसके बाद आप इसमें और भी टॉपिक्स हेडिंग करके डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकासशील देश में मानव बस्तियों की समस्याएं। जो विकासशील देश होते हैं, जैसे हमारा भारत एक विकासशील देश है, तो इसमें जो मानव की बस्तियां होती हैं इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे स्पेशली नगरों में जो गरीब लोग होते हैं उनके पास घर रहने के लिए नहीं होता है, तो वो अपना छोटी छोटी बस्तियां बना करके रहते हैं। तो उनको स्वच्छ जल की समस्या हो जाता है, बिजली की समस्या होती है, शिक्षा की समस्या होती है, बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए से है, खंड क से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, इसकी हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, फिर आपका ये एग्जाम में बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ सेक्शन ए से मानचित्र के क्वेश्चन ले रखा है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये मैं वीडियो क्लास में आपको डिफाइन करूँगी क्वेश्चन क्या है। आपके पेपर में ज्योग्राफी कि मानचित्र से दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो भारत के मानचित्र से बनता है और दूसरा है आपका विश्व के मानचित्र से। ये दोनों ही क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक भी गलत नहीं करिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे होते हैं और थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन बी में खंड ख में क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आपका पहला है जनसंख्या का वितरण एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे क्या 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 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आप इसके अंदर भी हेडिंग्स बहुत सारे डाल सकते हो। जैसे जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो जलवायु है, फिर नगरीकरण है, इसके बाद आपका उच्चावच होता है, फिर मिट्टी है, संस्कृति है। इन सारे टॉपिक्स को आप इसके अंदर पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। और क्या क्या कारण, ये सारे कारण इसको प्रभावित करते हैं जनसंख्या के रहने के लिए। उद्योग धंधे होते हैं, जहाँ ज़्यादा उद्योग होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे क्योंकि उनको रोज़गार के साधन मिलेंगे। जहाँ मिट्टी अच्छी होगी, जहाँ नदी होगी, जल की उपलब्धता होगी, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ भी लोग रहेंगे। तो ये सारी टॉपिक्स जो हैं इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर है अगला, भारत में घटती लिंगानुपात के कारण बताइए। जैसे भारत में स्त्री और पुरुषों की संख्या में बहुत डिफरेंस होता है। आपको पता है कि लिंगानुपात मापने के लिए एक फॉर्मूला होता है, 1000 पुरुष यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को हम के द्वारा ही हम लिंगानुपात को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भारत का लिंगानुपात बहुत कम है। इसी क्वेश्चन आपके मैप में भी पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, किस राज्य में है। तो सर्वाधिक आपका केरल में हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैप में इसको दर्शा सकते हो, ठीक है। फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण। भारत में जनसंख्या की वृद्धि कैसी है और वितरण कैसा है, किन किन जगह पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो आपको पता होगा कि भारत में यानी उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और हमारा भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या में। तो यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है, लेकिन वितरण बहुत ही असमान है। जैसे आप देख सकते हो कि 28 राज्य में से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में आपका राजस्थान सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर भी वहाँ पे जनसंख्या जो है वो कम रहती है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में सर्वाधिक घनत्व बिहार का है
वहाँ पे पर किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं। और सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही रहता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जलवायु जो है और वहाँ की मिट्टी, पानी की उपलब्धता, बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या में उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत में प्रवास के कारण, प्रभाव एवं प्रकार। यानी कि भारत में प्रवास जो होता है वो किन किन कारणों से होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और भारत में प्रवास के क्या क्या कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप इसमें 3 टॉपिक बन रहे हैं, आप देख सकते हो। एक प्रवास के कारण बन रहे हैं, एक प्रवास के प्रभाव बन रहे हैं, और एक प्रवास के प्रकार बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप तीनों को हेडिंग करके डिफाइन कर सकते हो। जैसे प्रवास के क्या कारण होते हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं जॉब के लिए जाते हैं, एक अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्य में, दूसरे ज़िले में जा कर के अपना जॉब करते हैं, तो ये भी कारण हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि जहाँ से जनसंख्या, जैसे गांव से लोग शहरों में जाते हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, तो गांव से लोग प्रवास करते हैं, शहरों में जाकर के रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है और गाँव की जनसंख्या घट जाती है। तो ये इसका प्रभाव ही तो है। और लोग जहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, स्पेशली वहाँ के वस्तुओं का इस्तेमाल भी करेंगे, वहाँ गंदगी भी होगी, प्रदूषण भी होगा। तो इससे इसका प्रभाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है, इसके प्रकार में होता है, अगर आपके पास बुक होगी या नोट्स होगा, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि इसके जो प्रकार होते हैं, एक गांव से एक गांव में लोग दूसरे गांव से निवास करते हैं, जाते हैं दूसरी जगह पे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास हो जाता है, फिर ज़िले में प्रवास होता है। तो इसके प्रकार में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक है इसमें मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ये इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये जो टॉपिक है आपका मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण जो है आपका वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे पर्यावरण के ही घटक होते हैं। और जब ये हमारे इस्तेमाल करने के योग्य नहीं होते हैं, यानी हमारे नुकसानदायक हो जाते हैं, तो ये प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रदूषणों का मानव जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि इन प्रदूषणों की वजह भी मानव ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें भारत में नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और भारत में नगरीकरण का क्या कारण है और क्या प्रभाव पड़ा है। जब आज़ादी हुई थी, भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और लोगों ने क्या करा, विकास करने के लिए नगरीकरण, औद्योगिकरण का बढ़ावा देने लगे। बट समस्या ये हुई कि इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया था। हालांकि अभी ठीक है, फिर भी ये इसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका प्रभाव अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में अभ्रक, कोयला और लौह अयस्क का वितरण। ये वाला क्वेश्चन भी आप मस्ट इंपॉर्टेंट में ही वेरी इंपॉर्टेंट इसको लगाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक टॉपिक इसमें से देखने को जरूर मिलेगा कि भारत में अभ्रक के उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। किन किन क्षेत्रों में, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इनमें कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क मिल जाते हैं। तो ये आपके मानचित्र से भी इसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के उपाय, क्या क्या उपाय करें जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में और भी ज़्यादा उसको बढ़ावा दे सके। सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरों की परियोजनाएं चली थी, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम आता है, इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका गंदी बस्तियों की मुख्य समस्याएं और समाधान। यानी जो गंदी बस्तियां होती हैं उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप टॉपिक बाय वन करके लिखोगे और उनके समाधान भी आप अपनी तरफ से लिखोगे। अगर आप बना के लिख सकते हो, आपको ये समझ में आता हो कि जो गंदी बस्तियाँ होती हैं उनकी समस्याएं क्या क्या है और जो समस्या है उनकी समाधान के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रदूषण के मुख्य प्रकार एवं भारत में जल प्रदूषण की समस्या। ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और भारत में जल प्रदूषण की क्या समस्या होती है, ये सारे ही टॉपिक मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट ही इसको लगा लीजिएगा। आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं मानचित्र वाले क्वेश्चन में। और मैंने आपके लिए मानचित्र भी लाकर रखा है, छोटे से मेरे पास नोटबुक में मानचित्र था, तो मैंने सोचा आपको क्वेश्चंस के साथ में मैप में दिखाते भी चलें कि किस तरह से आप इसको फील करोगे, किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर दोगे। ठीक है, चलिए पहले भारत वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे भारत का एक नक्शा दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हो, ये है हमारा भारत का नक्शा, जिसमें हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं।
ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको भारत के मानचित्र से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि जैसे क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, यहाँ आप देख सकते हो ये एरिया जो है आपका उत्तर प्रदेश का है, ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश का है। और ये उत्तर प्रदेश पूरे भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आपको क्वेश्चन में इसी तरह का एक भारत का नक्शा मिलेगा और एक विश्व का नक्शा भी मिलेगा। आपको उस नक्शे के अंदर भरना होगा, ये भारत के एरिया को पूरा अंडरलाइन करना होगा ऐसे करके। आप अपने ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहाँ उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश लिखने के साथ में ही जैसे आपकी ये 25 या 26 क्वेश्चन 26 नंबर पे ये क्वेश्चन मिलने वाला होगा, मानचित्र वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे करके, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो आप यहाँ पे लिखोगे उत्तर प्रदेश लिख करके और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आप लिखोगे भी, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम साक्षरता वाला राज्य है। तो आपको पता होगा कि अधिकतम साक्षरता वाला राज्य केरल है। तो आप यहाँ नक्शे में आओगे। इस क्वेश्चन को, जो आपके मानचित्र वाला क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले भारत में राज्यों की स्थिति जानना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाओगे। वरना पिछले टाइम जैसे आप लोग टेस्ट में करते हो, उत्तर प्रदेश में झारखंड कहीं और, ऐसे आपका यहाँ झारखंड है, आपने झारखंड यहाँ लगाया तो ये मिस्टेक हो जाएगा, इससे आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको सही हो जाएगा। केरल है आपका अधिकतम साक्षरता वाला राज्य। तो आप यहाँ देख सकते हो कर्नाटक के नीचे आपका ये केरल आता है। तो आप यहाँ पे पेंसिल से लेकर के अपना या पेन से लेकर के इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा चारों तरफ से, और केरल लिख करके आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र, तो ये जबलपुर है, ठीक है। इसके लिए हम मानचित्र में ढूंढेंगे मध्य प्रदेश का है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का एरिया भारत के बीच में आता है। ये मध्य प्रदेश ये है, आप इसको पूरा अंडरलाइन करोगे कि ये मध्य प्रदेश है और यहाँ आपका जबलपुर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जबलपुर लिख करके और क्वेश्चन नंबर 3 डालोगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने दिया है। इस तरह से आप क्वेश्चन सारा अपना जो भी आपका मानचित्र मिलेगा ज्योग्राफी के पेपर में, तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपको पूरे का पूरा नंबर मिलने वाला है। लेकिन आप सही डायरेक्शन दिखाओगे तब, सही राज्य को दर्शाओगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुजरात का सबसे बड़ा नगर क्या है। तो गुजरात का सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद, ठीक है। तो हम मानचित्र में यहाँ देखेंगे कि ये वाला पोर्शन आपका गुजरात है। आप इसका पूरा पेन से अंडरलाइन कर लोगे नक्शे में, और यहाँ आपका अहमदाबाद आप देख सकते हो लिखा हुआ है अहमदाबाद। तो यहाँ पे आप अहमदाबाद लिख करके क्वेश्चन नंबर 4 कर दोगे, ठीक है। आपको 5 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 नंबर के। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र। तो ये नरौरा है आंसर इसका। इसके लिए आप फिर से उत्तर प्रदेश में जाओगे और नरौरा लिख के और आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। इसके बाद है एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया था। आपकी बुक में 30-35 क्वेश्चन होगा मानचित्र से। आप उन सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा उसका, और उसका आंसर लर्न कर लीजिएगा। उससे अलग आपको नहीं मिलने वाला है, बुक से ही सारी चीज़ें मिलेंगी। आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो भी बुक से ही मिलने वाला है, मानचित्र वाला क्वेश्चन भी बुक से ही मिलने वाला है। तो आप मेरे कहने से एक बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे सेक्शन के सारे जो दोनों सेक्शन का है आपका, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, तो वो बिहार है, ठीक है। तो आप यहाँ आ जाओगे, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर जो भी होगा ऊपर नीचे जैसे भी, तो आप क्वेश्चन नंबर डाल करके इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में टाइम मिल जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपनी नोटबुक में, जो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए कॉपी मिलेगी, उसमें भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में जो विश्व का मानचित्र है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर चीन होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पे जनसंख्या लिख दीजिएगा आप, जनसंख्या वाला राज्य भारत एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देश है वो जो चीन है। तो यहाँ पे आपको एक विश्व का नक्शा दिख रहा होगा, इसी तरह का मैप आपको एग्जाम में भी मिलेगा, एक भारत का और एक विश्व का, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीन की स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि चीन यहीं पे है। ऐसा नक्शे में आपको लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सारी चीज़ें आपको खुद से फिल करनी है। तो यहाँ पे जो भी चाइना का एरिया है उसको आप अंडरलाइन करोगे और यहाँ पे चाइना लिख के क्वेश्चन नंबर 1 करोगे कि आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
तो ये है सुपीरियर झील। आपको ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर झील जो है उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका के कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, यहाँ पे इन पे आपको यहाँ पे सुपीरियर झील मिल जाएगी। तो आप यहाँ सुपीरियर झील को दर्शाओगे और लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और यहाँ पे सुपीरियर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नगर जापान का सबसे बड़ा नगर जो है टोक्यो, वह कहाँ है? जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। तो इसके लिए आप आओगे वर्ल्ड मैप में, ठीक है। ये बहुत छोटा एरिया है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये है आपका जापान, ठीक है। पूरे जापान को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, और ये जो टोक्यो है वो आपकी जापान की राजधानी भी है, कैपिटल है जापान की। तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे और क्वेश्चन का आंसर दोगे। टोक्यो लिख करके क्वेश्चन नंबर भी आपको डिफाइन करना होगा, डालना होगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ पे है? तो वो दक्षिण अमेरिका में है। तो आप अमेजन बेसिन यहाँ पे आओगे और ये एरिया पूरा अंडरलाइन कर लोगे, और यहाँ पे अमेजन बेसिन आपको लिख करके क्वेश्चन का नंबर डालना होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 26 का ये चौथे क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश। तो ये सूरीनामा है। सूरीनामा भी जस्ट यहीं पे दक्षिण अमेरिका में मिल जाएगा, तो आपको वो लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो ये कनाडा है। आप यहाँ देख सकते हो उत्तर अमेरिका में कनाडा दिख रहा है। ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा एरिया है कनाडा, ठीक है। तो आपको वहाँ लिख करके उसका आंसर लिखना होगा। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ये उत्तर अमेरिका है, और यहाँ पे अलास्का पर्वत श्रृंखला है। तो यहीं पे आपका उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले या फिर इसको डेनाली चोटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वहाँ पे आंसर देना होगा, ठीक है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लीजिएगा। आपके बुक में 30-35 क्वेश्चंस की सीरीज़ दी होगी, उसी से क्वेश्चन आपको बनेगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए आप इसको रिवीजन करिए खुद से, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको नंबर बढ़िया मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।